नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर आपका राज्य, आपकी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पहली खबर कानपुर के भीतर गांव साड़ से है, जहां पर प्राचीन काल से पुरातत्व मंदिर औलियास्वर महादेव के दरबार में बुजुर्गों का सम्मान किया गया है। वही कार्यक्रम में पहुंचे बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा को लल्ला सिंह और इसी के साथ नीतू सिंह, अमर सिंह, दिलीप सैनी, मुन्ना सिंह ने 21 किलो का माला पहनाकर विधायक का स्वागत किया है। साथ ही 1 दर्जन ग्राम पंचायतों के बुजुर्गों को कंबल भी बांटे गए हैं। आपको बताते चले कि औलियास्वर महादेव मंदिर जो पुरातत्व में आता है, यहाँ की मान्यता है कि ये मंदिर पांडवों के समय का है और यहाँ आज भी यहाँ पर अश्वत्थामा पूजा करते हैं। और इसी के साथ साथ सुबह में जब देखें तो पूजा पहले से ही हो जाती है। महाशिवरात्रि में यहाँ पर कांवर भी चढ़ाई जाती है। बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने सबसे पहले मंदिर में जाकर दर्शन कर मत्था टेका है और उसके बाद कंबल वितरण किए हैं। वहीं गोपालपुर के प्रधान लल्ला सिंह ने बताया है कि हम बचपन से मंदिर आते हैं और दर्शन करते हैं, तभी मैंने बुजुर्गों का सम्मान भी औलियास्वर में किया है। तो वही प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे में विधायक सांगा ने दुख प्रकट किया और इस कार्यक्रम में हजारों बुजुर्ग और सैकड़ों पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस समय हम मौजूद हैं साड़ के जो गोपालपुर में जो औलियास्वर मंदिर है, महादेव का मंदिर है। और जो महादेव का मंदिर है पुरातत्व का है और इसमें ये भी आस्था है, बताते हैं कि ये जो प्रातः काल में जो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर जो बाबा भोलेनाथ पूजे हुए मिलते हैं। और इसी मंदिर में आज जो क्षेत्र की जनता है, जनता जनार्दन का सम्मान हुआ है। तो हमारे जो गोपालपुर के जो प्रधान जी हैं लल्ला सिंह जी हैं, उन्हीं से जो है जानते हैं किस तरीके आज औलियास्वर में सम्मान हुआ है। भैया आपका सुदर्शन न्यूज में स्वागत है। आज ग्राम प्रधान गोपालपुर नरवल। आज सम्मान किस चीज का हुआ है? सम्मान सब्जियों को देखते हुए विधायक ने किया था भीतर गाँव न्याय पंचायत कमर वितरण का। और भी हमारे बीच में जो करचुलीपुर के जो प्रधान जी हैं, जो नीतू सिंह जी हैं, उनसे भी जो है जानते हैं किस तरीके सम्मान समारोह हुआ है। हमारे करचुलीपुर ग्राम सभा में तीर्थ पुरातत्व विभाग का शिव जी का मंदिर है। वहाँ पे हमारे रसूलपुर उमरा न्याय पंचायत में जो 7-8 गांव लगते हैं, विधायक जी के कर कमलों द्वारा इसी पावन स्थान पे सभी लोगों को विधायक जी ने सम्मान देने का कार्य किया और कंबल वितरण का समारोह हुआ है। और अच्छा, जो हमारे बीच में जो मंदिर में जो बहुत ही ज्यादा आस्था और विश्वास भक्ति जो रखते हैं हम औलियास्वर में, जो हमारे बीच में अमर सिंह जी हैं, इनसे ही जानते हैं मंदिर के बारे में जो है क्या विशेषता है इस मंदिर की। भैया क्या नाम है आपका? आज जो मंदिर में ऐसा क्या हुआ कि जो है इसी मंदिर में जो है सम्मान समारोह हुआ, क्या विशेषता है इस मंदिर की? पौराणिक मंदिर है हमारा। तो बताते हैं कि ये पांडवों काल का मंदिर है और नित्य पूजा जाता है, पूजा हुआ मिलता है। इस वजह से यहाँ का महत्व है और इसी वजह से विधायक जी 1 महीने से बराबर कंबल वितरण कर रहे हैं। हर गरीबों को लगभग 1 लाख कंबल वितरण किया है। तो ऐसा क्या हुआ जो आज औलियास्वर में जो है हुआ है? मतलब अच्छी जगह है और बाबा का दरबार है, सभी लोग आएंगे, दर्शन करेंगे और सम्मान। अच्छा, यहाँ पे शिवरात्रि में किस तरीके की भीड़ होती है? शिवरात्रि में लाखों लोगों की भीड़ होती है और दूर दूर से कई जिले का आदमी आसपास का दर्शन करने आता है। और तो हमारे बीच में ये जो यहाँ के अमर सिंह जी जो मंदिर के बारे में बहुत अच्छी बात बताई है कि जिन्होंने बताया कि जो औलियास्वर महादेव मंदिर है ये पुरातत्व में भी आता है और पांडवों के समय का ये जो स्थापित है। और यहाँ पे अश्वत्थामा पूजने भी आते हैं मंदिर में। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज। यूपी के फर्रुखाबाद में दबंग युवकों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है, जहां पर पुलिस ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज नहीं किया और पुलिस ने छेड़छाड़ व मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। आपको बताते चले कि नाबालिग अपनी मामी के घर से निकलकर अपने घर जा रही थी, जहां पर 2 युवकों पर गली से खींचकर घर में ले जाकर दुष्कर्म करने का पीड़िता ने आरोप लगाया है। वहीं थाने की महिला सिपाहियों पर भी मेडिकल कराने के नाम पर धमकाने का आरोप लगाया है। तो वही दुष्कर्म पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है और आरोपियों से साठगांठ के चलते थाना अध्यक्ष आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा पीड़िता का कहना है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है, जहाँ पर थाना कमालगंज क्षेत्र के शेखपुर का मामला बताया जा रहा है। मेडिकल कराएंगे राधा, अपनी लड़की लेके चलो। ये गाड़ी लेके आई मैडम और सर लोग भैया सब, तो हम गए अपनी लड़की को लेके। कमालगंज जाने के बाद इन्होंने भैया हमें भगा दिया। हमारी लड़की को 2 दिन थाने में इन्हों रखा। लड़के की पार्टी वाले सब थे, लड़के वाले थे
और ये पुलिस पूरा डिपार्टमेंट था और हमें भगा दिया। उसके बाद हमारी लड़की को दिया, तब से हमारी लड़की की बहुत हालत ख़राब है, उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है और मेडिकल अभी तक नहीं कराया इन्होंने। कहा मेडिकल में कुछ निकलेगा नहीं, क्यों मेडिकल कराओगी? कौन कह रही है बात? ये मैडम कह रही, प्रीति मैडम कह रही कुछ मेडिकल में कुछ निकलेगा नहीं। उन लड़कों ने कुछ किया ही नहीं, फिर कहाँ से निकलेगा ये बताओ पहले। यूपी के मथुरा में वृंदावन परिक्रमा मार्ग में कल हुए हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। वही परिक्रमा मार्ग स्थित देवराह बाबा घाट के निकट बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं, जहां पर पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों के पास से पिस्टल और तमंचा भी बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कि आज तड़के जो है एक FIR पंजीकृत हुआ था वृंदावन में, मर्डर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें नेम्ड अभियुक्त थे, जिसमें 2 अभियुक्त, एक का नाम अभय है और एक का नाम भूरा है। वो पुलिस मुठभेड़ में आज यहाँ पर ये दौरा बाबा का जो रास्ता है वहाँ पर पुलिस के एक्सचेंज ऑफ फायर में घायल हुए हैं। घायल को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। उनके पास से जो पिस्टल और तमंचा बरामद हुए हैं और उनका जो मोटरसाइकिल जिससे जा रहे थे वो बरामद हुआ है। बाकी इंजर्ड को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसमें और जो लोग वांटेड हैं उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई के लिए टीमें उसमें लगी हुई हैं, जल्दी उसमें खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के रायबरेली में गुरबख्शगंज पुलिस ने 3 जिहादियों को दौड़ाकर पकड़ा है। आपको जानकारी दे दें कि पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गुरबख्शगंज पुलिस का सराहनीय कार्य गौ तस्करी के गैंग का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है, जहां पर 3 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि 20 गौवंशों को DCM में लेकर आरोपी फरार हुए थे, जहां पर पुलिस ने DCM और अन्य सामान भी बरामद किए हैं और मेहताब, मोहम्मद नौसाद समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की बड़ी कार्रवाई जारी है। ये थाना गुरबख्शगंज की पुलिस ने, गुरबख्शगंज थाना प्रभारी ने, सर्विलांस और SOG की टीम ने मिलकर एक गैंग को पकड़ा है जो गो तस्करी और गोकशी का कार्य लंबे समय से कर रहे हैं। पूर्व में भी थाना क्षेत्र खीरो से इन्होंने इस तरीके की गो तस्करी की घटना की थी, जिसमें एक अभियुक्त वांछित चल रहा था। 3 लोग इसमें पकड़े गए हैं और 4 इनके अन्य साथी अभी वांछित हैं पुलिस के द्वारा। जो 3 पकड़े गए लोग हैं, तीनों फतेहपुर के रहने वाले हैं, जिनमें एक का नाम नौशाद है, एक का जाकिर और एक का मेहताब। ये तीनों लोग पुलिस हिरासत में हैं और 4 इनके अन्य साथी फरार हैं। इनके पास से एक कंटेनर बरामद हुआ है जिसमें 20 गोवंशीय पशु थे। जो क्षेत्र में जानवर घूम रहे हैं गोवंशीय, उनको ये लोग कंटेनर में भर के और उनकी गोकशी करते हैं, उनकी तस्करी करते हैं, जहाँ भी ले जाकर इनको गोवंशीय पशुओं को काटते हैं। इस तरीके का ये गैंग है, इसको पकड़ा गया है पुलिस को। फिरोजाबाद की थाना रसूलपुर के अंतर्गत पटेल कारखाने के पीछे लालपुर मंडी ग्राउंड में अवैध हथियारों के साथ गौकशी करने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जहां पर तीनों अभियुक्त आमिर, साथ ही साथ शमशाद और साथ ही साथ फहीम के विरुद्ध थाना रसूलपुर पर गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा मात्र 14 घंटे में घटना का सफल अनावरण किया गया है। अभियुक्त आमिर और साथ ही साथ शमशाद और इसी के साथ फहीम के कब्जे से 3 तमंचा, 315 बोर, 3 खोखा कारतूस और 6 जिंदा कारतूस, 3 धारदार छुरे और साथ ही साथ रस्सी भी बरामद की गई है। गौकशी करने वाले 3 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आ गए हैं और उनके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। सूचना पे तो इसमें जो वांछित अभियुक्त चल रहे थे शमशाद, आमिर और फहीम, इन लोगों ने पुलिस को देखते ही पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे इनके पैर में तीनों की गोली लगी है। इनका इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है, पुलिस अभिरक्षा में इनका इलाज चल रहा है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है 3 अवैध तमंचे 315 बोर के, 6 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस और 3 चापड़ और कुछ रस्सियाँ भी बरामद हुई है। इनका हम लोग ट्रामा सेंटर में पुलिस अभिरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। जनपद कुशीनगर के तहसील पडरौना से खबर है, जहां पर सदर विधायक पडरौना ने नगर पालिका परिषद पडरौना में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायती पत्र भेजा है। आपको बता दें कि हाल ही में नगर पालिका परिषद पडरौना में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलता एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें पडरौना सदर विधायक मनीष जायसवाल नगर पालिका परिषद पडरौना में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई है कार्रवाई की। हम लोग को जब से बना आज तक ना वो चालू हुआ और ना कोई पानी का ठिकाना, ना कोई का ठिकाना।
1.5 साल का दिन हो गया, 2 साल का पानी इतना लग जाता है रोड पर। आज तक कोई सरकार दवाई नहीं, तनख्वाह बांटती है मोदी सोदी, खाली सब अपने ही लूटो लेकर तैयार में, तो दुनिया को चूल्हा भाग में जल्दी करेंगे। जब से लगा तब से नहीं चला है, बैठ गया है। जब से लगा 1.5 साल हो गया बना हुआ, सड़क के साथ सीवर भी बना। हाँ, सीवर जब से बना साइट नहीं हुआ, किसी का कनेक्शन नहीं हुआ है इसमें। यहाँ से लेकर पूरे मोहल्ले में कम से कम 200 आदमी जुड़े हुए हैं, किसी का नहीं कनेक्शन न हुआ और ना सीवर बैठ गया। जब बना तभी से बैठ गया। नाली भर जाता है, नाली के बाद सड़क पर पानी बहता है, पूरा कीचड़ हो जाता है। क्या नाम है मोहल्ला है? हमारा कैलाश नाम है। अब खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पर यूपी के फिरोजाबाद में आगामी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मस्जिदों से प्रशासन ने लाउड स्पीकर हटवाए हैं। इसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षक एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट नेतृत्व में ध्वनि प्रदूषण साथ ही साथ नियम 2000 के तहत जनपद फिरोजाबाद में प्रभावी कार्रवाई की गई है। धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो किसी भी तरह के धार्मिक स्थल हो, जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है, सार्वजनिक स्थान है, इसके अलावा जो मैरिज लॉन है, बारात घर हैं, जहाँ भी तेज गति से लाउड स्पीकर बज रहे हैं, तीव्र आवाज़ में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि एग्जाम भी आ रहे हैं बोर्ड के, तो किसी को कोई दिक्कत ना हो, न बच्चों को, न विद्यार्थियों को, न आमजन। इसी परिप्रेक्ष्य में ये अभियान पिछले 1 माह से ज़्यादा समय हो गया हम लोग चला रहे हैं, और जहाँ भी इस तरह की सूचना मिलती है हम लोग जाके वहाँ से लाउड स्पीकर उठवाते भी हैं और आवाज़ भी धीमी कराते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग लाइन पार थाना क्षेत्र में आए थे, यहाँ से 2 मस्जिदों से 5 लाउड स्पीकर हम लोगों ने उठवाए हैं। ये हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। ये हम लोग जो भी जहाँ भी सूचना मिलेगी, जहाँ भी हमको इस तरह का मामला प्रकाश में आएगा, इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पर यूपी के मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां विरोध करने पहुंचे लोग लेकिन पुलिस देखकर पीछे हट गए। मुरादाबाद की मझोला थाना क्षेत्र के डिंडोरा में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जहां पर अवैध प्लॉटिंग पर लगातार की जा रही एमडीए के द्वारा कार्रवाई। और यहां पर अब जो लोग हैं जो अवैध कार्रवाई कर रहे थे, अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहे थे, वो डरे हुए नजर आ रहे हैं। आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की जोन 1 की प्रवर्तन टीम के द्वारा आज प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयां की गई हैं। ग्राम खदाना और ग्राम डिडौरा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे, क्योंकि इन गांवों में बात संख्या 396/2023 में 10 बीघे में श्री कुलदीप चौधरी द्वारा प्लॉटिंग की गई थी बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए। इसी प्रकार बात संख्या 185/2023 दीपक कुमार के द्वारा ग्राम डिडौरा में 10 बीघा में अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई थी, जिसके विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए हैं। और उन्हीं आदेशों के अनुक्रम में आज प्राधिकरण की जो प्रवर्तन टीम है उसके द्वारा अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। यूपी के हरदोई में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने मझला कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया है। एसपी ने रजिस्टर, अभिलेख, मालखाना और शस्त्रागार, महिला हेल्प डेस्क आदि का निरीक्षण किया है। साथ ही एसपी ने ग्राम प्रहरियों के साथ गोष्ठी भी की है और अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। ये आज थाने का वार्षिक निरीक्षण था, तो साफ सफाई को लेकर देखा गया, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे साफ सफाई ठीक है, अंदर पानी भी आ रहा है। एक निर्देश दिया गया, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा थाना है, क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है थाना परिसर का, तो पैमाइश करने के लिए बोला गया और तारबंदी यहाँ पर हो जाए। पीछे काफ़ी जगह है जो ग्राउंड की तरह डेवलप हो सकता है, ट्रैक बनाया जा सकता है, उसमें ही बोला गया कि यहाँ के लोगों के लिए, खासतौर पर हमारे जो पुलिसकर्मी तैनात है वहाँ पे उनके दौड़ने के लिए, उनकी फिटनेस के लिए वहाँ पे हम लोग बंदोबस्त कर सकते हैं। एक ड्रिल भी कराएगी, जो पिस्टल खोलने जोड़ने की ड्रिल थी, सभी लोग उसमें सफल हुए। कुछ लोगों ने तो 1 मिनट के अंदर ही पिस्टल खोल ली थी और जोड़ ली थी। साथ ही साथ एंटी राइट गियर भी इन्होंने बहुत ही कम समय में पहन लिए, तो काबिल तारीफ काम इन लोगों ने किया है। बाकी जो अभिलेखों का निरीक्षण है वो मेरे द्वारा किया जाएगा। असलाह पूरा सब कुछ ठीक है, सारा सामान यहाँ प्रॉपर है, और बाकी अगर कोई चीज कमी निकलती है तो उसको ठीक कराया जाएगा। गाजीपुर जनपद पुलिस ने जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा मादक पदार्थों के 155 अभियोगों से संबंधित करीब 871.152 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किए हैं, जिसका विनिष्टीकरण कराया गया है। और विनिष्टीकरण कराए गए मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत लगभग 22,14,17,500 रुपए बताई जा रही है। ये NDPS के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है उसी के क्रम में
जो एनडीपीएस के अंतर्गत माल सीज किया जाता है, विभिन्न जो ड्रग्स होती हैं, चाहे वो हेरोइन हो, मॉर्फिन हो, डोडा हो, गांजा हो, तो उसी को अल्टीमेटली कोर्ट के आदेश पे इसको डिस्पोजल किया जाता है। जब सारी प्रक्रिया कोर्ट की ख़त्म हो जाती है तो उसी के क्रम में आज भारी संख्या में यहाँ पर माल डिस्पोजल किया जा रहा है कासिमाबाद के बहादुरगंज कस्बे में जो इंसिनरेटर है वहाँ पर, और इसमें लगभग पौने 900 किलो के आसपास गांजा है एवं भारी संख्या में हेरोइन लगभग 10 किलो के आसपास और मॉर्फिन, ये सब यहाँ पर डिस्पोजल किया जा रहा है। यूपी में तीसरी बार न्यायिक आयोग संभल पहुंची है, जहां पर 3 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं डीएम राजेंद्र पेंसिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि हिंसा मामले में ऑफिशियल व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए हैं। आगे क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। आज माननीय न्यायिक आयोग तीसरी बार संभल में आया था और सभी जो ऑफिशियल लोग थे उन सभी के बयान लिए एक गवाह के रूप में, और साथ में शपथ पत्र भी दिए गए उनकी ओर से। तो माननीय आयोग जब भी आता है उनका एक पत्र आता है, उनका एक नोटिफिकेशन आता है कि किन किन लोगों के बयान उनके द्वारा लिए जाएं। तो इसी क्रम में तीसरी बार ऑफिशियल लोगों के बयान लिए गए। सर आप कब आएगी टीम को? जैसे ही उनकी आगामी सूचना आएगी वैसे ही हम जो हमारे सभी समाचार पत्र हैं उनमें हम विज्ञप्ति जारी करते हैं और उसी क्रम में संबंधित लोगों को बुलाते हैं। सर आज कितने लोगों का बयान दर्ज हुआ है? ये माननीय आयोग के सामने की बात है, इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। न्यायिक आयोग में उस दिन ड्यूटी पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे, उनके बयान। अब तक कितने बयान दर्ज हुए हैं? अब तक 5 बयान, जिसमें अभी एडिशनल साहब ने हमें बताया कि आज किसी के बयान वो ले नहीं रहे हैं, नेक्स्ट टर्म में लेंगे, इसलिए हमने कोई जवाब वो बयान हल्फी दाखिल नहीं किया। हमसे ये बताया गया, एडिशनल साहब ने खुद ने ये कहा कि आज किसी के बयान नहीं होंगे, किसी का कोई बयान हल्फी नहीं लिया जाएगा, नेक्स्ट जब ये आएंगे तब होगा। क्या रहा उसमें? उसमें 16 लोगों की बेलों पर सुनवाई हो गई है जी। अब ऑर्डर जो है 4-5 बजे के करीब आएगा, देखते हैं क्या होता है। 16 में आर्गूमेंट हो गए हैं, 16 पहले। हाँ 16 बेलों में। यूपी के बिजनौर में कोतवाली क्षेत्र में एक डीओएस ऑफिस में एक बाबू को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला नजीबाबाद के आर्य इंटर कॉलेज के राधेश्याम चतुर्थी श्रेणी का कर्मचारी सस्पेंड चल रहे थे, जो अपनी बहाली को लेकर डीईओएस ऑफिस के बाबू देवेंद्र कुमार से मिले तो बाबू ने इसकी बहाली को लेकर 50,000 की मांग की है। और श्रीमान जी, ये लगभग 3 साल पहले मैनेजमेंट ने दबंगई करके मुझे सस्पेंड कर दिया था और तब से मैं कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ। और ये जो बाबू है इन्होंने मुझे 2 साल से परेशान कर रखा था। क्या नाम है बाबू का? ये श्रीमान जी देवेंद्र कुमार जी हैं। ये कहाँ पे तैनात है? ये हमारे डीआईएस कार्यालय में जिला विद्या निरीक्षक में ये बाबू के पद पे कर रहे थे श्रीमान जी। और इन्होंने मुझे बहुत दुखी कर रखा था। मेरे साथ घर की मानी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन ये बार बार कभी 20,000, कभी 50,000, कभी 40,000, इस तरह से इन्होंने मुझे लगभग 1-1.5 लाख रुपये मुझसे ले लिए। किस काम के? मैं तुझे बहाल करवा दूंगा और विद्यालय में ज्वाइन करवा दूंगा, कोर्ट में काउंटर लगेगा, ये ऐसे करके ये बहाने बना के जो है बार बार मुझे वो कर रहे थे तंग। और लगभग 2 साल से मुझसे ये पैसों की वसूली कर रहे थे साहब। अब आपने एंटी करप्शन का सहारा लिया जी? कब शिकायत की थी? ये शिकायत मैंने साहब लगभग 2 हफ्ते पहले की थी। और वहाँ से साहब मुझे बहुत सहयोग मिला, बहुत अच्छी टीम है जी। तो क्या रंगे हाथ आज आपने पैसे दिए थे? जी श्रीमान जी, आज एंटी करप्शन वालों ने इनको साहब ये रंगे हाथ पकड़ा है। कितने रुपए देते हुए? कितने रुपए दिए थे? ये श्रीमान जी 50,000 रुपये की बात तय थी, लेकिन फिलहाल किस्त के रूप में 10,000 रुपये आज दिए थे। पकड़ा गया जी। अब आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं श्रीमान जी। यूपी के संभल में 1978 के दंगा पीड़ितों के परिवार के लोग निरीक्षण भवन पहुंचे हैं। निरीक्षण भवन के गेट पर हाथों में इंसाफ मांगती स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर हिंदू लोग पहुंचे हैं, जहां पर 1978 के दंगों में 184 हिंदू लोगों की मौतें हो गई थी। दंगे में मारे गए उनके परिवार के लोग पलायन कर गए थे, जहां पर न्यायिक जांच आयोग के सामने निरीक्षण भवन में दंगा पीड़ित लोग जाना चाहते हैं और पीड़ितों ने वहां पर कार्रवाई की मांग की है, जांच की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? मनोज कुमार। और हम फिलूपुरे से आए हैं। अच्छा। उसमें हमारे दादी दादा जो सन 78 में मुरारी लाल के कारखाने में मार दिए गए थे। किसको मारा था? हमारे दादी दादा स्वर्गीय किशन सिंह और दादी का नाम है नरेनिया। कहाँ रहते थे? फिलूपुर, फिलूपुरे गाँव में रहने वाले थे। किसी कार्य से वो संभल आए हुए थे। अचानक दंगा हो गया, उन्होंने एक
हिंदू कारखाना मुरारी लाल के कारखाने को देखकर उसमें शरण लेनी चाहिए, लेकिन उसका फाटक उड़क तोड़ के कुछ दंगाइयों ने और उनको मार दिया, जला दिया गया, जिसकी उन्हें हमें बॉडी भी तक हाथ नहीं आ पाई उनकी। जी हाँ। तो आज आप न्यायिक आयोग हम न्याय के लिए आए हैं। क्या मांग है आपकी? अरे कुछ तो दिया जाए, मुआवजा, कुछ मुआवजा तो दिया जाए। उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हुई थी आज तक। क्या 1978 के दंगों को दोबारा खुलाने जी हाँ, हाँ, उन दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं, जो 1978 में खुलासा हो। जी हाँ, उन्हें फांसी दी जाए, जो भी हो, जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, उन दंगाइयों को सजा दी जाए। अब आप यहाँ मिलेंगे न्यायिक जांच? जी हाँ, हम मिलेंगे, बात रखेंगे अपनी। जी हाँ। आज हम इसलिए आयोग से मिलने आए हैं, अपनी दर्द सुनाने आए हैं। हमारे 78 के सांप्रदायिक दंगों में हमारी दुकान जला दी थी, और बेशर्मी की हद यह है कि हमको आधी दुकान जलाने का 200 रुपये किलो मुआवजा दिया था। हमारा मुआवजा दिया जाए, हम उस पर संतुष्ट नहीं थे, लेकिन बोल नहीं सकते थे। हमारे सपा की सरकार जो थी वो यहाँ के MLA हमारे नहीं थे, यहाँ के MP हमारे नहीं थे, किससे सुनते? सब बलगाइयों की पैरोकारी कर रहे थे। इसलिए हमारा मुआवजे का पुनर्निर्धारण हो, हमारी ये मांग है। और हमारी जो दुकान चली थी उसका पूरा मुआवजा हमें दिया जाए। अगर योगी सरकार कुछ करना चाहती है संभल के हिंदुओं के हित में, तो वो हमें मुआवजा दे। 1978 के जो विस्थापित हैं, हम लोग खक्कुसराय में अपने कीमती मकान औने पौने दामों में बेचकर भागे हैं, और हमने मोहल्ला ढेर में कोई दुर्गा कॉलोनी में शरण लिए, हमें मुआवजा दिया जाए। तो क्या इस तरह की बात आप न्यायिक आयोग से रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? और न्यायिक आयोग आया है तो वो हमारा दर्द सुनेगा नहीं सुनेगा? हम अपना दर्द सुनाना आए हैं आयोग को। हमारे जज्बात से, सभी अधिकारियों से जो न्यायिक आयोग में है, सभी सदस्यों का अनुरोध है कि वो हमारे दर्द को सुने और हमको सांत्वना दें और हमारी बात सरकार तक पहुँचाएँ। अब खबर यूपी के रायबरेली से है। यूपी के रायबरेली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, गिरोह को पकड़ा है जो गाड़ियों की बुकिंग कराकर ले जाया जाता था। आपको जानकारी दे दें कि ड्राइवर के हाथ पैर बांधकर फेंकने के बाद गाड़ी लूटकर फरार हो जाता था, और पुलिस ने ऐसे 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ड्राइवर के हाथ पैर बांधकर यहां पर ड्राइवर को फेंक दिया जाता था और गाड़ी की लूट की जाती थी। देखिए, आज जनपद रायबरेली में हरचंदपुर थाना क्षेत्र में एक गैंग को पकड़ा है पुलिस ने, जिसमें 8 लोग टोटल हैं। इसमें ये लोग गाड़ी बुक करते हैं, गाड़ी बुक करने के नाम पर फिर ड्राइवर को बंधक बनाकर गाड़ी को लूट कर ले जाते हैं, छीन कर ले जाते हैं। इस तरीके के गैंग को पकड़ा है। इसमें टोटल 8 लोग हैं, जिनमें से 6 के द्वारा घटना किया गया है, 2 के द्वारा गाड़ी को खरीदा गया है। इसमें 2 तमंचे इनके पास से बरामद हुए हैं, मोटरसाइकिल और अन्य सामग्री इनके पास से बरामद हुई है। जो पकड़े गए अभियुक्त हैं, इनमें से कुछ अभियुक्त बाराबंकी के रहने वाले हैं, 2 लखनऊ के रहने वाले हैं, 2 अभियुक्त बिहार के हैं, और हमारे जनपद रायबरेली के भी इसमें 2 लोग हैं। टोटल 8 लोगों को इसमें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना वाले दिन इन लोगों ने पीड़ित से, जो ड्राइवर है गाड़ी का मालिक जो है, उससे गाड़ी बुक कराई अहमा मऊ लखनऊ से। उस गाड़ी को बुक कराया सुल्तानपुर ले जाने के नाम पर, लेकिन अमेठी में ले जाने के बाद उसको कहा कि हमें वापस लखनऊ जाना है, और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। अमेठी क्षेत्र में ही तमंचा लगाकर ड्राइवर के सिर पे, और उसको फिर हरचंदपुर थाना क्षेत्र में हमारे यहाँ पर उसको फेंक कर और आगे निकल गए लखनऊ गाड़ी लेके। इसमें एसओजी की टीम ने अच्छा काम किया है। एसओजी और सर्विलांस के प्रभारियों ने मिलकर, विजेंद्र शर्मा और सीपी सिंह ने मिलकर अपर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके लूटी हुई अर्टिगा गाड़ी को भी बरामद किया है, और जो तमंचा इसमें उपयोग किया गया था उसको भी बरामद किया। पकड़े गए अभियुक्तों में से कुछ लोगों का क्रिमिनल आपराधिक इतिहास वगैरह? आपराधिक इतिहास इनका खंगाला जा रहा है। 2 अभियुक्त जो बिहार के हैं, उन पर पूरी संभावना है कि उनका आपराधिक इतिहास हो। अब खबर यूपी के संभल से। यूपी के संभल हिंसा में पुलिस पर छत से पत्थर बरसाने वाली महिला पत्थरबाज समेत 15 हिंसा के आरोपियों की जमानत खारिज हो गई है। आपको बता दें कि 15 जमानतों पर आज सुनवाई हुई, जहां पर 41 आरोपियों की बेल लगी थी, और इसमें एप्लीकेशन सुनवाई के दौरान मुलिज़म पक्ष का वकील लैपटॉप लेकर न्यायालय में घुस गया, और वही सरकारी वकील को मुलिज़म पक्ष वकील द्वारा धमकी का आरोप लगा है।
देखिए, जामा मस्जिद केस की सुनवाई में आज 41 लोगों की बेल माननीय न्यायालय में सुनवाई हेतु रखी गई थी, जिनके अलग अलग अधिवक्ता ने अपने पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और उन्होंने अपनी ज्यादातर जमानत प्रार्थना पत्रों में यही रखा कि हमें सामने निर्दोष फंसा दिया और हम सब लोग नामित बना दिए, जबकि हम घटना में शामिल नहीं थे। लेकिन उनके खिलाफ इतने मजबूत तथ्य थे जो सीडी विवेचक ने तैयार करी है। पूरी विवेचना बहुत निष्पक्ष तरीके से करी गई है। कई के फोटोग्राफ्स हैं, कई के पत्थर मारते समय वीडियो में कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई है। तो इस तरीके के सारे तथ्य उनके खिलाफ थे। तो माननीय न्यायालय उनकी इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ कि आपको निर्दोष फंसा दिया गया हो। अभियुक्त के अधिवक्ता गण के द्वारा फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड मैनिपुलेटेड सारे फैक्ट जो है ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखे गए, जिसे कोर्ट ने नकार दिया। और जो अभियुक्त के अधिवक्ता है उन्होंने ये बात रखी कि साहब हम इस घटना में जो है खुद मौके पे मौजूद रहे। जफर अली जामा मस्जिद के सदर साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं खुद घटना के समय चश्मदीद था, जबकि वो इस घटना में संदिग्ध है और उनका मोबाइल भी विवेचक महोदय के पास जमा है। अभी उन्हें भी क्लीन चिट नहीं मिली है, तो वो अपने घटना के समय मौजूद रहे और उन्होंने ये वाली बात अपनी जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान स्वीकार करी कि जब लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई तो जो है पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करा। तो अभियुक्त गण जो हम जिनकी बेल के लिए आए हैं उन्होंने भी बचाव में अपने पथराव करा पुलिस पार्टी पे। तो एक तरीके से तो वो घटना में शामिल होना खुद मान ही रहे हैं, पुलिस में पथराव करने की सारी बात मान रहे हैं और दूसरी तरफ अपने आप को निर्दोष फंसाने की बात करते हैं। तो ये दो अर्धी बात उन्होंने जो न्यायालय में रखी, इस बात से न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ और सभी 15 अभियुक्त गण की जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दी। शासन की ओर से इन जमानत प्रार्थना पत्रों में विरोध किया है और जो आज जमानत पेश हुई वो 41 आरोपियों की जमानत माननीय न्यायालय में पेश हुई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर और हमारी बहस और पैरवी के आधार पर और पुलिस के संकलित साक्ष्यों के आधार पर 15 आरोपियों की बेल खारिज कर दी गई। हमने न्यायालय के सामने समक्ष वो तथ्य जो घटना दिनांक उक्त घटना को घटित घटना में जो इन आरोपियों द्वारा कृत्य किया गया था वो माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। हमने न्यायालय को बताया कि जो पुलिस टीम सर्वे के लिए उनकी शांति व्यवस्था बनाने के लिए सर्वे माननीय न्यायालय के आदेश पर जो टीम गई थी उनकी सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस मौके पर गई थी, जहां 163 BNSS की धारा लागू थी। उसके बावजूद इतने सारे लोग 800-900 लोगों ने इकट्ठे होकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला किया और उनके वाहनों को फूंक दिया गया। उनके जो मैगजीन थी वो उनको लूट लिया गया, बुलेट रबर को लूट लिया गया और इतना भय का वातावरण कर दिया गया, जहां इससे हमारे पुलिस जवानों पर पथराव किया। 25 जवान हमारे घायल हो गए। वो तथ्य हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखे और हमारे पुलिस के अधिकारियों ने इनसे ये कहा कि आप घर जाइए और शांति व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करिए, लेकिन ये लोग नहीं गए। इन लोगों ने हमारे कई अधिकारियों के पर गोलियां चलाई और पुलिस के भी 4 लोग जिनमें की मौत हो गई और हमारे कई लोग जो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी थे वो घायल हुए हैं। वो माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और इनके एक अभियुक्त की ओर से उसके परिवार की ओर से एक लैपटॉप लेकर के माननीय न्यायालय में घुसा, जिसका हमारे द्वारा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय ने हमारी बात को सुना और तुरंत ही मुलजिम के अधिवक्ता को आदेशित करते हुए उसे लैपटॉप लेकर के न्यायालय से बाहर जाने के लिए कहा और इसके बाद और ज्यादा उग्र हो गए और उनके अधिवक्ता और कहने लगे बाहर आप लोगों को बाहर देखेंगे। हमने कहा अभी बाहर चलते हैं और पुलिस आपको पहले ही देख रही है। और एक जो आरोपी के अधिवक्ता है उनके द्वारा ये कहा गया कि हमने जो अपना पत्थरबाजी की है और वो अपने बचाव में की है, तो इनके द्वारा खुद घटना को एडमिट किया गया है। वो जफर अली साहब जो कि मौके वाले दिन घटना वाले दिन मौके पर थे और वो कह रहे मैं चश्मदीद था, मैंने घटना को देखा। इसका मतलब वो ये सीधे तौर पर मान रहे थे कि घटना हुई है। हम माननीय न्यायालय के समक्ष जब हमने आर्गूमेंट क्या वो भी आरोपी माने जा सकते हैं, उनके विषय में जांच चल रही है। ऐसा माना जाता है कि उनकी भी जांच चल रही है। उनका लैपटॉप उनका मोबाइल जो है पुलिस विवेचक के पास जमा है। सर क्या ये प्रायोजित मानी जा रही है? ये घटना पूरी तरह से प्रायोजित थी। जब 163 BNS लागू थी, जब माननीय न्यायालय का आदेश था तो उनको तो मौके पर किसी ने नहीं बुलाया था ना, और ना ही उनको कोई नोटिस दिया गया कि आप पब्लिक वहां पर जाकर भीड़ हुजूम इकट्ठा करके खड़े हो जाओ। और उन्होंने इस तरह के नारे वहां गढ़े कि मस्जिद हमारी है और मस्जिद हम का सर्वे नहीं होने देंगे और जो भी आएगा हमसे टकराएगा, वो इस तरह के नारे गढ़ रहे थे। वो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा।
फर्रुखाबाद में अग्निशमन सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और जनपद मैनपुरी का निवासी चालक सिपाही मुनीश कुमार था। वही घरेलू कलह के चलते सिपाही ने आत्महत्या की और वही साथी सिपाहियों ने कमरे में लटका देख सीएफओ को जानकारी दी मामले की और मौके पर एसपी समेत अधिकारियों ने जांच पड़ताल की। वही थाना राजेपुर क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। एक फायरमैन है जो प्रतापगढ़ से यहाँ स्पेशल ड्यूटी पे संबद्ध किए गए थे। अभी उनका शव प्राप्त हुआ है। प्रथम दृष्टया हैंगिंग का मामला लग रहा है, परंतु मतलब जो भी कारण है उसका स्पष्ट तो पता चल पाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। और ये जो उनके साथ के कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनका ये कहना है कि कल रात को किसी से तेज़ बातें कर रहे थे, दरवाज़ा अंदर से बंद था और गुस्से में थे। तो अभी तक तो कोई ऐसी बात समझ में नहीं आ रही। उनके घर वाले आते हैं तो उनसे बात करके पता किया जाए कि उनको क्या तकलीफ थी, क्या बात थी। मेरे द्वारा पूरे कमरे की सर्च और बॉडी सर्च के लिए बताया गया है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनको कलेक्ट करने के लिए कहा गया है। अभी एफएसएल की टीम यहाँ मौजूद है और वो भी अपना काम कर रही है। सारे साक्ष्य इकट्ठा करके जो भी इसमें अगली कार्रवाई होगी कराएंगे। यूपी के कानपुर से खबर है, जहां पर महाराजपुर के सरसौल थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता बच्ची का शव आज गुरुवार सुबह ईंट भट्टे के पास खेत में पड़ा हुआ मिला है और बच्ची का शव मिलने की सूचना के बाद ग्रामीणों ने फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बच्ची की हत्या दुष्कर्म के बाद की गई है। 27 तारीख को बकरी चराने आई थी, यहीं से बकरी खो गई, दोबारा ढूंढने आई, उसके बाद यहाँ से लौट के नहीं गई। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद जब नहीं मिली तो हम ढूंढने आए यहाँ पे, तो दोबारा बकरी में 2 बजे तक ढूंढते रहे, बिटिया नहीं। लगभग कितने दिन हो गए? 3 दिन 27 तारीख की 5:30 बजे की बात है। 5:30 बजे पुलिस को आपने सूचना दिया था? हाँ, पुलिस को सूचना दिया हमने, पुलिस तुरंत आई हमारे साथ जी, सहयोग किया। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई जो कुछ किया उनके पास सबूत है हमारे पास, उस बात सर। आज जब सुबह जब खेतों में डेड बॉडी मिली है उसकी कैसे जानकारी हुई आपको? सर हमको जानकारी बड़े गांव से मिली है सर, एक आदमी ने फ़ोन किया है तो उससे हमें जानकारी मिली। क्या क्या कहा उसने कहा कि बच्चे यहाँ पे चिल्ला रहे हैं यार, कहा भैया सच है का? तो हम कहा भैया ऐसी तो कोई बात नहीं है जी, कोई बात नहीं, कोई बात है नहीं, बात खत्म हो गई उससे। फिर हम कहा चलो, फिर लड़के हम कहा चलो छानी मारो एक बार फिर बट्टा। क्या आशंका आप जता रहे हैं? शंका सर हम किसी को अभी कुछ नहीं कह सकते कि बच्ची के साथ में क्या हुआ, कैसे? अब सर क्या हुआ ये भगवान जाने। गुमशुदा की सूचना आई थी, एक बच्ची की 14 साल की है। तत्काल पुलिस एक्टिव हुई, जो किदार ने तहरीर दी उस पर हम लोगों ने मुकदमा लिखा। रात के 3 बजे तक पुलिस ढूंढती रही। आज बच्ची की बॉडी मिली है यहाँ पे अरहर के खेत में। पुलिस आई हुई है, हम लोग आए हुए हैं। जिन पे उनको सस्पेक्ट था उनको हम लोगों ने उठाया है। बॉडी देखने से प्राइमा फेसी लग रहा है कि बच्ची के साथ क्राइम हुआ है और रजिस्ट किया है बच्ची ने। और हमारी टीम लगी हुई है, हमारे डीआईजी साहब भी है, डीसीपी हैं, हेडक्वार्टर सार हैं, पुलिस कमिश्नर सार हैं। हम लोग लगे हुए हैं कि इसको वर्कआउट करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं है, परिवार के लोग साथ में हैं, क्योंकि परिवार के लोगों के साथ हम लोग लगातार 3 दिन तक रहे और पुलिस रही है, तो वो पुलिस के काम से काफ़ी संतुष्ट है। और हम लोग का जल्दी प्रयास है कि केस को वर्कआउट करें, जो अपराधी हैं उनको कानून के दायरे में सख्त सजा दिलवाएं। परिवार वालों के सर कोई आरोप है? अभी प्राइमा फेसी उन्होंने किसी को नहीं कहा, जिस पे उन्होंने कहा है उसको हम लोगों ने उठाया है। और डॉग स्क्वाड भी है, फील्ड यूनिट भी है। और जो प्राइमरी मामला था कि बकरी चराने के लिए बच्ची गई हुई थी, एक बकरी मिसिंग थी, घर पे आई थी, तो बकरी को ढूंढने के लिए फादर भी गए थे और बच्ची भी निकली, भट्टा है सामने, बाद में वो बकरी मिल गई थी और लेकिन बच्ची मिसिंग हो गई। तो हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं कि प्राइमा फेसी हुआ क्या और जो लोग हैं उन पर कार्रवाई। अब खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। आपको जानकारी दे दें कि काउंटर मैग्नेट सिटी यानी कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बंद पड़ी योजना को पुनः चालू किए जाने की बात काउंटर मैग्नेट सिटी साड़ा ग्वालियर के नए सीईओ ने कही है। साथ ही विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साड़ा ने सीईओ प्रतुल सिन्हा ने सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए बताया कि काउंटर मैग्नेट सिटी यानी कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लंबे समय से बंद पड़ी योजनाओं को जल्द गति दिए जाने के साथ ही 271 हेक्टेयर जमीन MPIDC को दिए जाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है और मंजूरी मिलते ही उद्योग लगाने के लिए प्लॉट आवंटन किए जाने के साथ ही विकास कार्य किए जाएंगे।
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो मुख्यतः साडा के रूप में जाना जाता है, यह एक काउंटर मैग्नेट सिटी भी है और इसका मैंडेट है कि जो शहर के विकास कार्य हैं उसके साथ इसको कनेक्ट करते हुए इसको एक नई गति दी जानी चाहिए। अन्य जो काउंटर मैग्नेट सिटी हैं लाइक जयपुर, काफ़ी अच्छा विकास का कार्य हुआ है और हमारे यहाँ भी काफ़ी स्कोप है। जो वेस्टर्न बाईपास बन रहा है वो साडा के मुख्य क्षेत्र से होकर के जा रहा है। इससे एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी ग्वालियर शहर के साथ होगी और जो एक्सप्रेस वे है उसके साथ साडा की कनेक्टिविटी होगी। हमने एक प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा है जिसमें 271 हेक्टेयर भूमि हम मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को देने का प्रस्ताव किया है। यदि वो प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो जो MPIDC है उसके द्वारा भी यहाँ पर विकास कार्य किया जाएगा और उद्योगों को लगने से एक जो बड़ी समस्या रही है कि साडा के क्षेत्र में लोगों ने प्लॉट तो लिए लेकिन वहाँ पर गए नहीं। कारण दोनों तरफ से हो सकते हैं, जो भी हों उसके जेनेसिस में ना जा कर के जो भविष्य में हमारी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है। तो MPIDC के द्वारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उसमें यहाँ पर प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट निश्चित रूप से बढ़ेगी और जो वहाँ पर विकास कार्य किया जाएगा उससे भी एक नया क्षेत्र यहाँ पर लोगों के बसाहट के लिए खुलेगा। जिन लोगों ने यहाँ पर प्लॉट्स लिए हैं और निर्माण कार्य नहीं किया समय सीमा में, उनको हमने नोटिसेस भी इशू किए हैं और कुछ के कैंसिलेशन भी प्रस्तावित हैं। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं जिन लोगों ने बड़े बड़े प्लॉट्स लिए। और इसी के साथ आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।